एक मिस्टर चिटनी से जो बाबा साहब के साथ रहते थे, उन चिटनीस को बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब में इतनी आबादी चमारों की है, उत्तर प्रदेश में इतनी है ये, तो वो रिकॉर्ड देखने लग गए। सेंसस का रिकॉर्ड है और सेंसस के रिकॉर्ड में चमार है ही नहीं। वो बोले आप बोलते इतनी आबादी है उनकी, तो इधर तो रिकॉर्ड में है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब का अगर चमार ढूंढना है, जो बाबा साहब के साथ लगा वो अपने आप को हिंदू नहीं कहता था, वो कहता था कि हिंदू धर्म तो बाद में आया है, हमारा तो उससे पहले का धर्म चल रहा है, इसलिए वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है। जो पंजाब का जो रिबेल चमार है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो चमार है, वो अपने आप को आदि धर्मी कहता है, और वेस्टर्न यूपी का अपने आप को जाटव कहता है। तो ये आप देखें, बोलता हाँ ये तो हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये लोग और चंडाल लोग बाबा साहब के साथ क्यों लगे? क्योंकि जब महात्मा फुले का संघर्ष महाराष्ट्र में शुरू हुआ तो लगभग उसी समय पे हरिचंद ठाकुर ने, एक चंडाल ने बंगाल में संघर्ष शुरू किया। उसके बाद गुरुचंद ठाकुर ने 1937 में उनकी डेथ हुई, तो 20वीं सदी के शुरू में तो उन्होंने बड़ा भारी संघर्ष किया और सबकी भाषा लगभग एक ही जैसी थी। जैसे बाबा साहब इधर वेस्टर्न महाराष्ट्र में 18 अगस्त 1932 के बाद आकर कहते थे कि महारों को आकर कहते थे कि तुम्हें इस देश की शासित करता जमात बनना है। आप अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम्हें इस देश की शासित करता जमात बनना है। 1962 में मैं महारों की दीवारें देखने निकला और जब महारों के मोहल्ले में पहुंचा, मुझे तो कोई दीवार ही नजर नहीं आई, वो तो झोंपड़ों में रहते थे ज़्यादातर। 1962 में जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे लगा कि भाई 1932 में इनकी दीवारें कहाँ होगी? जब 1962 में नहीं है तो 1932 में कहाँ होंगी? लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासित करता जमात बनना है, और इसके लिए प्रबंध मैंने किया है। बराबरी के वोट का अधिकार मैं आपके लिए लाया हूं और 18 अगस्त 1932 को आपको बराबरी के वोट का अधिकार मिला है। इस वोट का सही इस्तेमाल करके आप लोग इस देश के शासक बन सकते हैं या अपने हितों की रक्षा करने वाली सरकार आप लोग बना सकते हैं। तो उससे मुझे पहले तो अचंभा हुआ, लेकिन के 1962 तक उनके मकान बहुत कहीं कहीं है, शहर में है, इधर है, और ज़्यादातर तो वो झोंपड़ों में ही रहते हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि बाबा साहब को मालूम नहीं था 1932 में कि मेरे लोगों के, मेजॉरिटी लोगों के तो मकान ही नहीं है। और 1962 में जब मैं पूना में अपने दफ्तर में जाता था शाम को, तो मुझे सड़कों पर चिल्लाते हुए बच्चे नजर आते थे, सुनाई पड़ते थे, आई भागड़ी, माँ रोटी कहते हुए। 1962 में मुझे, जो हमारा दफ्तर था उसके चारों तरफ मुझे 8 बजे के लगभग, 8 और 9 के बीच में जब लोग खाना खाते हैं तो आई भागड़ी कहते हुए जो लोग झोंपड़ों से लिखकर आते थे तो वो भागड़ी मांगते थे। तो इसलिए तो इस हालत को देखकर मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासित करता जमात बनना है, वो असलियत से तो बहुत दूर थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वो चाहत थी। उन्होंने अपनी चाहत को प्रकट किया है। जो देश की, महाराष्ट्र की रियलिटी है उसको नहीं, उसके बारे में नहीं कहा। रियलिटी तो यह है कि उनकी दीवारें ही नहीं है मेजॉरिटी लोगों की, लेकिन वो चाहते थे कि जब इनको वोट का अधिकार मिल गया है
तो ये बड़ी बात हो गई है, सबसे बड़ा अधिकार मिल गया है, तो इसका इस्तेमाल करके ये इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। अगर हुक्मरान नहीं तो अपने हितों की रक्षा करने वाली सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए तो जब मैं बार बार सोचता था कि भाई इन लोगों को जब तक ये देश के हुक्मरान नहीं बनते हैं तब तक इनका कल्याण नहीं होता है, तो मैं किसी से बोलता नहीं था। मेरे दिमाग में बात आती थी और दिमाग को ही परेशान करके मैं चुपके से बैठ जाता था कि भाई बोलने लायक ये बात नहीं है। बामसाहेब बनाने के बाद 1978 के बाद जब मुझे लगने लगा, बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले जब मुझे लगने लगा कि ये काम होना चाहिए, इन लोगों को जब तक ये देश के हुक्मरान नहीं बनते तब तक इनकी मुश्किलों का अंत नहीं होगा। तो इसलिए तो उस दिशा में हमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसलिए उसके बाद मैंने ज़्यादातर उसी दिशा में बढ़ने का फैसला किया और किसी न किसी तरह से हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए और उस सत्ता का हमें सही उपयोग करके बहुजन समाज का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये मुझे जब मैं DS4 बना रहा था 1982 में, तो तब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। 1932 में बाबा साहब ने कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, और 1982 में तो 50 साल बाद मैं चुपके चुपके इसके बारे में सोचता था, लेकिन कहता नहीं था कभी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये लोग बेकारी लोग, ये दबे कुचले लोग, और ये लोग क्या सरकार बनाएंगे, क्या सरकार बनाएंगे या क्या सरकार चलाएंगे। तो इस तरह से साथियों, तो उस वक्त तक मैं ऐसा दबी आवाज़ से बोलता था, लेकिन आज मैं बेशर्म होकर बड़ी बेशर्मी के साथ जोर जोर से बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, सबको मनुवादियों को डराता हूँ कि भाई अब 5 साल के अंदर अंदर हमें बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 5 साल के अंदर मैं ये बनाकर रहूँगा। तो इसलिए आज 1998 में, तो वैसे कुछ सालों से तो मैं अपने नज़दीक के साथियों को कहने लगा हूँ, लेकिन वो कुछ और ख़ास करके जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर चलाकर हम लोगों ने उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में बहुजन समाज का हम लोगों ने हौसला बढ़ाया है। ये सरकार बनाकर और चलाकर, बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बात बड़ी तो थी क्योंकि आज तक ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं अपने बलबूते पर खड़े होकर आज तक तो उनके लिए MLA MP बनना भी मुश्किल है। जब मैं महाराष्ट्र छोड़कर गया तो महाराष्ट्र के जो नेता थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम करते थे, तो उनसे मेरी बात होती थी, भाई आप छोड़कर क्यों जा रहे हो, आप बाबा के मिशन को, मूवमेंट को छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो आप लोग चले गए तो कौन चलाएगा इसको। तो वो कहते थे कि भाई बात तो ठीक है और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे ज़्यादा लगाव है हमें इस मिशन के साथ, मूवमेंट के साथ, लेकिन इस मूवमेंट के आधार पर इस बाबा का नाम लेकर हम MLA MP नहीं बन सकते, हम MLA MP नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम बापू के पास जा रहे हैं। बाबा को छोड़कर हम बापू के पास क्यों जा रहे हैं। अभी तो वो गुरु गोलवलकर के पास भी जाने लगे हैं। मेरा ख्याल गुरु गोलवलकर नॉर्थ में लोग समझते नहीं जब मैं कहता हूँ, लेकिन नागपुर वाले तो समझते होंगे। गुरु जो है, गुरु गोलवलकर के पास आज वो जाने वाले हैं, जा रहे हैं। और ख़ासकर मुझे ये देखकर बड़ा अचंभा होता है कि BP मौर्य
आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। बाबा बाबा करने वाला आदमी था। और जब मैंने नॉर्थ इंडिया में ये मूवमेंट शुरू की तब वो कहता था कि भाई ये नया छोकरा है, इसको क्या मालूम है। हमने तो बाबा साहब के साथ 20 साल, 15 या 20 साल को जितने होंगे मुझे याद नहीं रहा अभी, इतने साथ हम लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया है। इसलिए हम तो जानकार है, हमें तो इस बात की जानकारी है। बीपी मौर्य, संघ प्रिया गौतम, इस किस्म के लोग जो बाबा के मूवमेंट को वेस्टर्न यूपी में चला रहे थे वो कहते थे। तो इसलिए मुझे उससे ऐसा लगता था कि ये लोग कहते हैं कि हम बाबा का नाम लेकर एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं, तो फिर मुझे क्या करना है। अगर मुझे इन लोगों को साथ में लेकर चलना है और इनके बलबूते पर कुछ करना है तो सबसे पहले मुझे बाबा का नाम लेकर ही नहीं, फुले, शाहू, अंबेडकर, इन तीनों विद्रोहियों का नाम लेकर, जिन्होंने मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, इन तीनों विद्रोहियों का नाम लेकर मुझे एमएलए एमपी बनाकर दिखाने हैं। अगर मैं एमएलए एमपी इन तीनों का नाम लेकर बना पाऊंगा तब मैं कह सकूंगा कि ये लोग जो बाबा के मिशन को छोड़कर गए हैं, ये लोग अपनी कमी, अपनी कमजोरी के कारण छोड़कर गए हैं। अगर ये अपनी कमी कमजोरी को दूर कर लेते, जैसे कांशीराम ने अपनी कमी और कमजोरी को दूर किया है और ताकत पैदा की है, तो इन लोगों को बाबा का मिशन छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़ती। और मैं तो देखकर ये दंग रह गया कि 1962 में जब मैं महाराष्ट्र में था तो पूना के कुछ लोग अलीगढ़ में रिपब्लिकन पार्टी का सेशन अटेंड करके आए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे और मुझे वो बता रहे थे, पूना में बता रहे थे कि उधर लोग जो नारा लगाते हैं तो प्रोमिनेंट नारा क्या था कि जाटव मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई, ये हिंदू कौम कहां से आई। मुसलमानों को अट्रैक्ट करके, तो जाटव का मतलब चमार, चमार और मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई। 1962 में, 1962 के बाद अब 1997-98 में तो हम लोगों को नजर आता है कि बीपी मौर्य अद्वानी के पैरों में जाकर गिरा इसी साल जनवरी के महीने में, और उन्होंने हर वीडियो चैनल के ऊपर दिखाया कि बीपी मौर्य चुपके से आके अद्वानी के पास बैठ गया। और मैंने फिर अपने लोगों को कहना शुरू किया, क्या अब ये अद्वानी के पैरों में बैठकर उसके मुंह की तरफ देखता है और कहता है कि अद्वानी जी ये हिंदू कौम कहां से आई। 1962 में ये लोगों से नारे लगाता था कि जाटव मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई। अब अद्वानी के पैरों में जाकर पूछता है कि ये हिंदू कौम कहां से आई। और अद्वानी ने तो नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अद्वानी जी कहते होंगे अंदर ही अंदर कि ये इस देश के शूद्र और अति शूद्र को रगड़ने के लिए आई है, और तेरे ऊपर रगड़ा कम हुआ है तो मेरे पास आ गया है। तेरे पास तो जाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मेरे पास आ गया, इसलिए तेरे को रगड़ाई करता हूं तेरी। तो हिंदू कौम कहां से आई। अद्वानी के पैरों में जाकर संघ प्रिया गौतिया और बुद्ध प्रिया मौर्य, तो ये जाकर, ये तो जो अद्वानी प्रिया बने हैं, दोनों का एक नाम है। अभी जाटव लोग उनका कहते हैं कि दोनों का एक नाम हो गया है, पहले एक बौद्ध प्रिया था, दूसरा संघ प्रिया था, तो अब ये अद्वानी प्रिया हो गए हैं। तो इसलिए साथियों, तो इस किस्म की जो हालात है देश में, उनको देखकर हम लोगों ने तो ये काम करना शुरू किया।
जो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के महार लीडर मुझे कहते थे कि हम आरपीआई छोड़कर हम कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें एमएलए एमपी बनना है। और मैं सोच रहा था कि भाई, और कहता भी था उनसे कि क्या मूवमेंट को चलाना ज़्यादा ज़रूरी है या एमएलए एमपी बनना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कहना था कि एमएलए एमपी बने बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे भी ऐसा लगा कि फिर मुझे एमएलए एमपी बनाकर दिखाना होगा। इसलिए साथियों, मैंने सोच बनाई कि महाराष्ट्र का महार कामयाब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसने इस मूवमेंट को महार तक सीमित रखा है।